नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा और मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा, पहले वो मामला हाई कोर्ट में एक सिंगल बेंच की पीठ के पास जाता है, वहां फैसला आता है। उसके बाद डबल बेंच की पीठ के पास जाता है, वहां पर फैसला आता है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था। मामला क्या था? जैसा आपने थंबनेल पर देखा, 20 लाख रुपए इनकम थी, ओबीसी का था और वह पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मांगने के लिए। लेकिन जज साहिबा, 2 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तो पता चला ये जो मामला था वो तो खुला ही खुला। इस बिहाफ पर जितने मामले थे एक तरह से उन सबकी चर्चा भी यहां पर हो गई। और आखिरकार क्या है अभी तक का, इस पर पूरा फैसला आपको दिखाते हैं। एक सवाल आप सभी से सिर्फ पूछूंगा, किसी के घर में 20 लाख रुपए अगर आ रहे हैं साल के, या महीने के लगभग 2 लाख रुपए किसी के यहां आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले को आरक्षण मिलना चाहिए उस परिवार को? सवाल बड़ा है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर बात जब निकली तो बात आर्थिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तक आई, यानी आर्थिक आरक्षण तक ही पहुंची। क्या पूरा मामला आपको बताते हैं, क्या वो घटना थी और कैसे ये मामला पहुंचा और अंततः कोर्ट का क्या फैसला रहा उसको बताते हैं। आप अपनी इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के वक्त जो भी नियम क्लॉजेज हमारे यहां संविधान में डाले गए, उस नियम क्लॉज को डालते वक्त संविधान में एक चीज का जरूर जिक्र किया गया। वो जिक्र था कि जब भी आवश्यकता हो उस संविधान में बदलाव किया जा सकता है, बेसिक प्रियम्बल को छोड़ करके थोड़े बहुत चीजों को। हालांकि 1976 में इमरजेंसी लगा करके बेसिक प्रियम्बल को भी छेड़छाड़ करके धार्मिक निरपेक्षता, सेकुलरिज्म सब जोड़ दिया गया। लेकिन आरक्षण को लेकर के भी इसलिए कहा गया था कि उसमें 10 साल का बात की गई थी, लेकिन तब से लेकर एक एक करके ये बढ़ता रहा। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो लोग आरक्षण ले रहे थे वो परिवार आरक्षण तो ले रहे थे, लेकिन एक एक परिवार के आरक्षण लेके बहुत ऊपर पहुंच गए, लेकिन बाकी अभी भी नीचे दबे हुए हैं। उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है और वो नीचे दबते ही चले जा रहे हैं। बहरहाल ये चलते हैं पूरी घटनाक्रम की तरफ। इस पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। पहले मैं बता दूं पूरी घटनाक्रम क्या है। असल में एक उम्मीदवार थे जो कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक इंजीनियर के पद पर उनका सिलेक्शन होता है। उनका जो परीक्षा देते हैं सब कुछ होता है। जब आप कोई परीक्षा देते हो, कोई एग्जाम देते हो, तो आप जब पहले ही फॉर्म भरते हो तो पहले ही आपको टिक करना होता है कि आप किस जाति के हैं, कौन सा आरक्षित वर्ग में है या नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना होता है। उस वक्त फॉर्म भरते समय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, खासकर आरक्षण वाली चीजें, ये सब आवश्यकता नहीं होती है। ये कोटे वाली चीजें बाद में जिसकी जरूरत होती है। यहां पर भी यही हुआ। जिस इंजीनियर के सहायक इंजीनियर के पद पर इनकी नियुक्ति होती है, एग्जाम में सिलेक्शन होता है, सब कुछ हो जाता है। अंततः जब सिलेक्शन का टाइम आता है, इनको ज्वाइनिंग का टाइम आता है, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इनको चाहिए होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। ये ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेने के जहां जो मेन शाखा वहां पहुंचते हैं और वहां डिमांड करते हैं कि मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाए। ये अप्लाई करते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट। जो अधिकारी होते हैं ओबीसी का सर्टिफिकेट देते समय देखते हैं तो उनके होश उड़ते हैं। पता चलता है ये जो व्यक्ति थे, इनके माता, इनके पिता की जो सैलरी थी, बेसिक सैलरियां 55 हजार रुपए महीने की थी। बेसिक समझते हैं आप ना, बेसिक पे स्केल में 55 हजार रुपए बेसिक पे स्केल था। यानी कम से कम इनके परिवार में इनके माता पिता की सैलरी 2 लाख से ऊपर की आ रही थी, लगभग आ रही थी 2 लाख के आसपास की आ रही थी। ये देखते ही वो अधिकारी भौचक्का रह गए। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि आप अब क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और इसलिए आपको अब आरक्षण की जो बात की जा रही है वो नहीं मिल सकता। वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं। अब ये याचिकाकर्ता ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट।
हाईकोर्ट की एकल जज की बेंच सुनवाई करती है। एकल की जज की बेंच सुनवाई करते हुए वो फैसला सुनाती है और कहती है कि माता पिता की आय जो है वो माता पिता की आय नहीं डिसाइड कर सकती है कि बेटे को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए ये वो आदेश देती है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अब जो अथॉरिटी थी जिसको आदेश दिया गया वो अथॉरिटी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के ही एकल बेंच के अलावा उससे बड़ी बेंच के पास। उसकी बड़ी बेंच में सुनवाई होती है, पूरा मामला पहुंचता है। देखने के बाद वो बड़ी बेंच फैसला लेती है कि हाँ, जो एकल बेंच का फैसला है उस फैसले को पलट देती है और ओबीसी सर्टिफिकेट को रोक लगा देती है। अब मामला हाई कोर्ट से रफा दफा हो गया, यानी हाई कोर्ट में एकल जज ने इसको एक्सेप्ट किया, यानी कि इसको कहा कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन यहां पर बड़ी बेंच ने कहा आप सीधे तौर पर मना कर दिया। अब मामला जो कैंडिडेट था जिसको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना था वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ एकल यहां पर जो आता है, इसमें भुइया और नागरत्ना, ये 2 मैडम होती हैं, एक जज साहब होते हैं, एक जज साहिबा होती हैं। इन दोनों खंडपीठों के पास ये मामला पहुंचता है। अब ये मामला पहुंचता है तो जज साहिबा देख करके स्तब्ध रह जाती, हैरान रह जाती है। जज साहिबा का वक्तव्य मैं थोड़ा सुना देता हूं, उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद फाइनल क्या निर्णय लिया उस पर दिखाता हूं। पहले देखिए जज साहिबा ने क्या कहा। जज साहिबा ने कहा, जस्टिस बेबी नागरत्ना ने, यह एक ऐसा मसला है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो आरक्षण देने का फायदा ही क्या है। माता पिता ने पढ़ाई की है, वे अच्छी नौकरियों में हैं, उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और अब बच्चे फिर से आरक्षण मांग रहे हैं। समझिए, ये लाइन समझिए और लाइन को समझना पड़ेगा। बेबी नागरत्ना मैडम ने जो कुछ कहा वो लाइन वाकई में एक लाइन नहीं है, इस सिस्टम की खामी है हमारे, जहां पर माता पिता पढ़ करके अच्छे सोसाइटी में, डेवलप सोसाइटी में, जहां उनको इज्जत है, मान सम्मान है, आईएएस लेवल तक पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन उनके बेटे आज भी आरक्षण की उसमें पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और यहां पर भी यही था, तो साफ तौर पर मैडम ने जो कहा, आप जस्टिस नागरत्ना मैडम के जो इन्होंने पहला वक्तव्य आया उससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप असहमत हैं तो भी लिखिएगा, और अगर सहमत हैं तो बताइएगा कि क्यों असहमत हैं। कि अगर इसके अगर माता पिता दोनों अगर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं तो बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है, जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जस्टिस बीबी नागरत्ना ने क्या टिप्पणी की जरा देखिए आप। उन्होंने आगे कहा ईडब्ल्यूएस को लेकर के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के मामले में कोई सामाजिक पिछड़ापन नहीं होता है, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन होता है, इसलिए इसमें कुछ संतुलन होना चाहिए। जस्टिस बीबी नागरत्ना, सुप्रीम कोर्ट, इस बारे में जरा समझिएगा। उन्होंने कहा, देखिए एक बहुत बारीक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। उन्होंने कहा, एक तरफ एक व्यक्ति ओबीसी है जिसके माता पिता की सैलरी इतनी हो चुकी है, आर्थिक इनकम इतनी हो चुकी है कि वो सशक्त हो चुके हैं समाज में उसको लेकर के, लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहां पर आर्थिक रूप से वो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो ये समझिएगा, इन दोनों का समन्वय बैठाने का उन्होंने साफ तौर पर प्रयास किया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी तरफ था। तो साफ तौर पर यहां पर कहा गया कि जो क्रीमी लेयर की बात की जाती है, आखिरकार जिसको लेकर के पहले भी हुई है, इसके पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्रीमी लेयर को लेकर के उन्हें साफ कहा था कि क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए और क्रीमी लेयर हटना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया और सामाजिक सशक्त, उसका आरक्षण से उसके आर्थिक सशक्त हो गया है, तो उसको दोबारा से उसके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और क्रीमी लेयर में उसको काउंट होना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या चल रहा है, जरा देखिए क्रीमी लेयर को लेकर क्या भ्रांतियां, क्या चीजें, आप जरा देख लीजिए आप। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के अधिक आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को कहा जाता है। क्रीमी लेयर में आने वाले परिवारों में के बच्चों के ओबीसी का आरक्षण लाभ नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद पिछड़े वर्ग तक पहुंचना है। फिलहाल ओबीसी क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा 8 लाख रुपए है। क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है, एससी एसटी आरक्षण पर नहीं है। आप समझ गए कि क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मकसद यही था कि भैया जो लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं,
जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाए, यानी उनको आरक्षण ना दिया जाए, भले ओबीसी में हो। लेकिन यहां पर एससी एसटी में नहीं रखा गया, हालांकि उसमें भी ध्यान देना चाहिए। एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत सारे लोग आरक्षण पहुंच चुके हैं। हालिया में एक आध मैडम थी जो टॉप कर रही है, नाम नहीं लूंगा उनका, वो भी इसी तरह से आती थी, और वो उनकी पत्नी मतलब उनकी बहन भी आईएएस बनी, उसके बाद उनके पिता अच्छे पद पर थे, उनका परिवार अच्छे पद पे था। फिर उसके बाद इन लोगों ने मतलब आरक्षण लिया, आरक्षण लेने के बाद ये लोग नौकरियां कर रही हैं इस वक्त आईएएस के पद पर, और बाकी हो सकता है उनके बच्चे भी, जाहिर सी बात है, वो भी आगे आरक्षण लेंगे। इसलिए ना एससी ना एसटी ना ओबीसी, यहां पर अगर कोई आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, 8 लाख से ऊपर इनकम हो चुकी है परिवार के उनके, तो साफ तौर पर उनको क्रीमी लेयर में रखा जाना जरूरी है। और आर्थिक आरक्षण पर इसीलिए बात होनी चाहिए कि आखिरकार 8 लाख का जो क्राइटेरिया है, फिक्स कर दीजिए कि 8 लाख का क्राइटेरिया को ही हम आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, बात करेंगे। कोई भी 8 लाख से ऊपर आता उसको आरक्षण हम छीन लेंगे, किसी का भी हो, और 8 लाख से कम है तो उसको आरक्षण देना चाहिए। एक कान पकड़ के जैसे कहते हैं, कान इधर से ना पकड़ो इधर से, इसे कहते हैं आर्थिक आरक्षण, जो देश में कैसी क्रांति लाएगा, हर समाज को उठने का, उत्थान का जिम्मे वो लेगा, और समाज में बड़ी तेजी से हमारा देश विकसित मार्ग पर चलेगा। फिलहाल आपकी इस पर पूरी राय प्रतिक्रिया चाहिए। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, इस पर जज साहिबा ने इस फैसले को अभी नोटिस जारी करके इसको लेकर के अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, अंतिम फैसला आना बाकी है। बहरहाल आपको क्या लगता है, इस पर क्या फैसला होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या ओबीसी सर्टिफिकेट या क्रीमी लेयर पर उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिसने ये याचिका डाली है, इसको लेकर के अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।